नमस्कार, मैं हूं प्रकाश वर्मा। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रसिद्ध असमिया गायक जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर सिंगापुर में हुए उनके असामयिक निधन के बाद गुवाहाटी लाया गया। 52 वर्षीय इस कलाकार का निधन सिंगापुर में हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में प्रस्तुति से पहले तैराकी के दौरान एक हादसे में हो गया था। असम सरकार ने राज्य भर में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हजारों प्रशंसक उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। अपनी दमदार आवाज़ और असमी, बंगाली और हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए मशहूर जुबिन गर्ग संगीत के ऐसे अमूल्य धरोहर छोड़ गए हैं जिसने लाखों दिलों को छुआ।
मणिपुर में असम राइफल के काफिले पर हुए हमले के मामले में शनिवार को 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे और 5 अन्य घायल हुए थे। अधिकारियों के अनुसार घटना में इस्तेमाल की गई संदिग्ध वैन को भी मुठुम यांगबी, इम्फाल से बरामद किया गया है, जो घटना स्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने बताया कि बरामद वाहन के कई मालिक हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है। पुलिस ने बयान जारी कर कहा, पिछले 24 घंटों में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति तनावपूर्ण जरूर रही, लेकिन नियंत्रण में है। नंबोल सबाल लेकाई में असम राइफल्स के 2 जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने शांतिपुर और ईशोक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। शुक्रवार को इम्फाल के बाहरी इलाके में आतंकियों ने असम राइफल्स के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में नायब सूबेदार श्याम गुरुंग और राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप शहीद हो गए। आतंकियों ने शाम 5:50 बजे असम राइफल्स के टाटा 407 वाहन पर गोलियां चलाईं, जब यह पटसोई कंपनी ऑपरेटिंग बेस से नंबोल बेस की ओर जा रहा था। यह वही सड़क है जिस पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर दौरे के दौरान यात्रा की थी। आधिकारिक बयान के अनुसार नंबोल सबाल लेकाई क्षेत्र में गैरसूचित इलाके की हाईवे पर अज्ञात आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हुए। नंबोल सबाल लेकाई विष्णुपुर मणिपुर में 19 सितंबर 2025 को बाढ़ राहत कार्य से लौटते समय हुए घातक हमले में सुप्रीम सेक्रीफाइस देने वाले नायब सूबेदार श्याम गुरुंग और राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इम्फाल स्थित मंत्रिपुखरी गैरीसन में आयोजित पुष्पांजलि समारोह में मणिपुर के माननीय राज्यपाल श्री अजय कुमार भल्ला और पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, PVSM, UYSM, AVSM, SM ने शहीद जवानों को नमन किया। इस अवसर पर असम राइफल्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF, सीमा सुरक्षा बल BSF और मणिपुर पुलिस के अधिकारी और जवान भी उपस्थित रहे। 4 विष्णुपुर जिले के नंबोल सबाल लेकाई में असम राइफल के 2 जवानों की शहादत के अगले ही दिन शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पारंपरिक शोक वस्त्र पहनकर लोग बड़ी संख्या में हमले की जगह पर इकट्ठा हुए। उन्होंने नारेबाजी की और तख्तियां उठाकर इस हिंसा को जनता में डर और दहशत फैलाने वाला कृत्य करार दिया। इसके बाद महिलाओं ने विरोध रैली का नेतृत्व किया और भीड़-भाड़ वाले इलाके में फायरिंग पर आक्रोश जताते हुए सुरक्षा बलों पर हो रहे ऐसे हमलों को रोकने की मांग की। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम हुए इस घातक हमले में नायब सूबेदार श्याम गुरुंग और राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप शहीद हो गए थे, जबकि 5 अन्य जवान घायल हुए थे। घायलों को तत्काल RIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले को सोहरा की मजिस्ट्रेट अदालत से शिलांग के जिला एवं सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। स्थानीय अदालत ने माना कि इस गंभीर प्रकरण की सुनवाई उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी पर हत्या का आरोप है। अपराध की प्रकृति और इससे जुड़े पक्षों के कारण यह मामला खासा चर्चित रहा है। 19 सितंबर को सोहरा उपविभाग की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले की सुनवाई की, लेकिन पाया कि सोनम पर लगे आरोप ऐसे हैं जिनकी सुनवाई केवल सत्र न्यायालय में हो सकती है। इस मामले में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें गंभीर धाराएं शामिल हैं।
फिलहाल आरोपी सोनम रघुवंशी न्यायिक हिरासत में है और अब उसकी जमानत याचिका शिलांग के जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनी जाएगी, क्योंकि सोहरा अदालत अधिकार क्षेत्र की वजह से इसे नहीं सुन पाई थी। अदालत का रिकॉर्ड, दस्तावेज और सबूत अब सत्र न्यायालय को भेजे जा रहे हैं, जहां आगे की कार्यवाही होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा शुल्क $1 लाख करने की घोषणा से भारतीय पेशेवर मुश्किल में हैं। कई भारतीय जो छुट्टी पर घर आए थे अब वापस लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां अपने कर्मचारियों को तुरंत लौटने के लिए कह रही है, जिससे उन पर दो तरफा दबाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को $1 लाख करने का ऐलान किया है। अचानक लिए गए इस फैसले से कई भारतीय पेशेवरों की जिंदगी उथल-पुथल हो गई है। कई भारतीय लंबे वक्त के बाद अपने घर आए थे, लेकिन ट्रंप के नए फैसले ने उन्हें बुरी तरह फंसा दिया है। उधर अमेरिकी कंपनियां लगातार अपने विदेशी कर्मचारियों को मैसेज भेजकर रविवार के पहले अमेरिका लौट आने को कह रही हैं। दोतरफा पड़ रहे इस दबाव से भारतीय परेशान हैं। अमेरिका में मिलने वाले H-1B वीजा का भारत सबसे बड़ा लाभार्थी है। ऐसे में इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही पड़ेगा। So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बना दुनिया का पहला जीनोम वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि। कंप्यूटेशन बायोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। हाल ही में स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला पूरी तरह से जनित जीनोम तैयार किया है। इस प्रक्रिया से बने नए वायरस में बैक्टीरिया को संक्रमित करने और नष्ट करने की क्षमता है। वैज्ञानिक इससे पहले AI की मदद से व्यक्तिगत प्रोटीन और छोटे मल्टीजीन सिस्टम बना चुके थे, लेकिन पूरा जीनोम तैयार करना कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया है। सरल शब्दों में कहें तो जीनोम में कई तरह के जीन और रेगुलेटरी स्विच शामिल होते हैं, जो किसी जीव को बढ़ने, अपनी प्रतिकृति बनाने और जीवित रहने में मदद करते हैं। इन सबको एक साथ काम करने योग्य बनाना अब तक वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती थी। शोधकर्ताओं ने अपनी वेबसाइट arsinstitute.org पर लिखा, जीनोम डिजाइन के लिए कई आपस में जुड़े जीन और नियामक तत्वों को इस तरह संयोजित करना पड़ता है, जिससे प्रतिकृति, होस्ट विशिष्टता और विकासात्मक क्षमता संतुलित बनी रहे। जटिलता बढ़ने से ऐसी नई चुनौतियां और विफलताएं सामने आती हैं, जो केवल एक प्रोटीन या दोघटक प्रणाली डिजाइन करने में नहीं होती। 22 सितंबर से संशोधित GST दरें लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने 40% स्लैब के तहत सॉफ्ट डिग्री, सिगरेट और अन्य उत्पादों को शामिल किया है, जिसके चलते उनकी कीमतें बढ़ेंगी। नई दरों की पूरी सूची में ऐसे कई उपभोक्ता उत्पाद शामिल हैं जो आम जनता की जेब पर सीधा असर डालेंगे। 22 सितंबर से GST रिफॉर्म्स के तहत हुए बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इस दिन से GST की नई दरें पूरे भारत में लागू होंगी। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। खाने पीने की चीज से लेकर रोजमर्रा की जरूरत का लगभग हर एक सामान सस्ता हो रहा है। GST रेट कट से अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या LPG सिलेंडर सस्ता होगा या नहीं, या फिर महंगा हो जाएगा, क्योंकि LPG पर भी GST लगता है। आपको बता दें कि अब तक 18% तक टैक्स वाली कई वस्तुओं पर दर घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे दूध, पनीर, चॉकलेट और ब्रेड जैसी चीजें पहले से सस्ती मिलेंगी।
नई व्यवस्था के तहत अधिकांश सामान 5% और 18% स्लैब में रखा गया है। वहीं गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स दर 40% बनी रहेगी। अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। एलपीजी सिलेंडर भारतीय घरों, रेस्टोरेंट, होटलों और उद्योगों में एक महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी की दरें अलग अलग होती है? चाहे आप घर पर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या कोई खाद्य व्यवसाय चला रहे हो, एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी को समझना सटीक बजट और कर अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर लगने वाले जीएसटी रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। 22 सितंबर से भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 5% जीएसटी लगेगा। वहीं 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगने वाले जीएसटी में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी 22 सितंबर से कमर्शियल सिलेंडर पर जस की तस 18% जीएसटी ही लगेगा। यानी एलपीजी सिलेंडर के दाम ना घटेंगे और ना ही बढ़ेंगे। जितनी जीएसटी पहले लग रही थी उतनी ही जीएसटी अब लगेगी। 22 सितंबर से जिन खाद्य उत्पादों पर कम कीमत का असर दिखेगा उनमें शामिल है दूध, पनीर, मक्खन, घी, चॉकलेट, पिज्जा ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठा, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, कॉर्नफ्लेक्स, पास्ता, नूडल्स, कुसकुस, नमकीन, भुजिया, मिश्रण, शुगर कन्फेक्शनरी, जैम, जेली, आइसक्रीम, कॉफ़ी, चाय अर्क, सब्जी और फलों के रस, बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, काजू, ब्राज़ील नट्स, खजूर, अंजीर, आम, अमरूद। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे। टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम और कॉस्मेटिक सामान की कीमतें घटेंगी। वहीं बच्चों के खिलौने, बोर्ड गेम, पेंसिल, क्रेयॉन, एजुकेशनल किट अब कम दाम में मिलेंगे। बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों में भी राहत मिलेगी। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, स्कूटर, बाइक और कार पर टैक्स कम कर दिया गया है। वहीं गुटखा, तंबाकू और सिगरेट जैसे नशे से जुड़े उत्पादों पर पहले की तरह 40% टैक्स ही लगेगा। नई दरों से रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आएगी। परिवार के मासिक बजट पर बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं को अब महंगाई से राहत। राज्यपाल CH विजय शंकर ने धार्मिक नेताओं से समाज उत्थान में आगे आने की अपील की। राज्यपाल CH विजय शंकर ने शुक्रवार को कहा कि धार्मिक नेता केवल अपने संस्थानों तक सीमित न रहें बल्कि समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करें। उन्होंने कहा कि नशाखोरी, HIV, एड्स, टीबी और कैंसर जैसी बढ़ती समस्याएं तत्काल सामूहिक कार्रवाई की मांग करती हैं। शिलांग में आयोजित 32वें ऑल फेथ ऑल रिलीजन एनुअल गेट टुगेदर ऑफ हार्मनी कार्यक्रम में बोलते हुए विजय शंकर ने इन चुनौतियों को सामाजिक आपातकाल बताया और कहा कि इन्हें केवल सरकारी प्रयासों से हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर दिया कि धार्मिक नेताओं की नैतिक प्रभाव शक्ति उन्हें यह जिम्मेदारी देती है कि वे युवाओं से जुड़े, उन्हें गलत आदतों से दूर करें और अनुशासन, करुणा और उद्देश्य जैसे जीवन मूल्यों को उनमें स्थापित करें। मेघालय के कई संस्थाओं ने हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यालय विज्ञापन को लेकर चिंता व्यक्त की है, जिसमें यूरेनियम खनन को अनिवार्य सार्वजनिक परामर्श से मुक्त किया गया है। राज्य में वेस्ट खासी हिल्स जिले के डोमियासियाट, वाहकाजी और आसपास के क्षेत्रों में देश के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक मौजूद है। स्थानीय लोग स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी कारणों का हवाला देते हुए इस रेडियोधर्मी पदार्थ के अन्वेषण और खनन के प्रयासों का विरोध करते आए हैं। काशी स्टूडेंट्स यूनियन KSU, जिसने दशकों तक यूरेनियम विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, ने मेघालय में खनन शुरू करने के किसी भी कदम के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दोहराई। उन्होंने कहा कि खनिज और खनन विकास एवं नियमन अधिनियम के तहत परमाणु, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को सार्वजनिक सुनवाई से बाहर करने वाला यह ज्ञापन चिंता पैदा करता है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर।
अमेरिका H-1B वीजा के लिए 88 लाख वसूलेगा। पहले 6 लाख तक लगते थे। 8.8 करोड़ में स्थायी निवासी, सबसे ज्यादा भारतीयों पर पड़ा असर। जी हां दोस्तों, अब अमेरिका H-1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूल करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन कर दी है। अब तक H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस 1 से 6 लाख रुपए हुआ करती थी। इसके अलावा ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई है। डोनाल्ड ट्रंप गोल्ड कार्ड 8.8 करोड़ कीमत व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंसी यानी कि हमेशा रहने का अधिकार देगा। वहीं दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इन बदलावों का विदेशी नागरिकों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को अमेरिका बुला सकेगी जिनके पास सबसे अच्छा स्किल होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता है, यह आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। उन्होंने भावनगर में करीब 35 मिनट तक जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत, कानूनों में बदलाव और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सच में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना होगा। दूसरों पर निर्भर रहने और हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने से हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। इसलिए कहते हैं 100 दुखों की एक दवा, वो है आत्मनिर्भर भारत। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। जी हां दोस्तों, मोहनलाल को भारतीय सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, यह पुरस्कार एक्टर को उनके सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाएगा। मोहनलाल दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाले दूसरे मलयालम आर्टिस्ट हैं। उनसे पहले यह सम्मान अदूर गोपाल कृष्णन को साल 2004 में मिला था। एक्टर को अवार्ड मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस बोली, पाकिस्तान ने राफेल के टेल नंबर दिए, हमारे 4 जेट गिराने का दावा किया, सरकार से गुजारिश सबूतों के साथ जवाब दें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि हमें खबरों से पता चला है कि पाकिस्तान ने राफेल के टेल नंबर दिए हैं। मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स इन दावों का खंडन करेगी और जब तमाम राफेल दिखाएगी तब पाकिस्तान के होश ठिकाने आ जाएंगे। खेड़ा ने आगे कहा कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान का मुंह बंद कराना चाहती है। हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि वे पाकिस्तान को सबूतों के साथ जवाब देकर उनके दावों को ध्वस्त कर दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी अरब को परमाणु हथियार देगा पाकिस्तान, रक्षा मंत्री बोले, भारत से जंग हुई तो सऊदी साथ देगा। 2 दिन पहले हुई थी डिफेंस डील। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा। दोनों देशों के बीच बुधवार को एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। दरअसल दोस्तों, आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज जियो टीवी को दिए साक्षात्कार में कहा कि हमारी परमाणु क्षमता पहले से ही अच्छी है। यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करता है। हमारे पास युद्ध के लिए ट्रेंड सेनाएं हैं। हमारे पास जो क्षमताएं हैं वे इस समझौते के तहत निश्चित रूप से उपलब्ध होंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, घट गई रेल नीर की कीमत। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब से रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाला रेल नीर का 1 लीटर पानी 15 रुपए की जगह सिर्फ 14 रुपए में मिलेगा, जिससे यात्रियों को 1 रुपए की बचत होगी। यह फैसला रेलवे के वाणिज्य विभाग ने लिया है। हालांकि यह नई कीमत केवल रेल नीर के लिए ही लागू होगी। अन्य कंपनियों के पानी की बोतलों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए रेल नीर की कीमतों में कमी की है। अब रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में मिलने वाला रेल नीर 1 रुपए सस्ता मिलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक, चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम हुआ ठप, मैनुअल चेक इन कराया गया, कई फ्लाइट लेट और रद्द हुई। जी हां दोस्तों, यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुआ है। इसमें लंदन का हिथ्रो एयरपोर्ट, जर्मनी का बर्लिन एयरपोर्ट और बेल्जियम का ब्रिसेल्स एयरपोर्ट शामिल है। साइबर अटैक के चलते शनिवार को इन एयरपोर्ट्स पर चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हो गया। इसकी वजह से कई उड़ानों में देरी हुई, साथ ही कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी करना पड़ा। वहीं दोस्तों, चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप होने से यात्रियों को मैनुअल तरीके से चेक इन कराना पड़ रहा है। इसकी वजह से फ्लाइट शेड्यूल पर भी असर पड़ा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका ने H-1B वीजा फीस बढ़ाई, राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर। खड़गे ने कहा, मोदी का नारा लगवाना विदेश नीति नहीं, इससे हर भारतीय दुखी है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की तरफ से H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस बढ़ाने पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने 2017 का पोस्ट फिर से शेयर किया। उस वक्त भी उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने H-1B वीजा पर अमेरिका से बात नहीं की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी ने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उससे हर भारतीय दुखी है। राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। गले मिलना और लोगों से मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं होती है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिंगर जुबिन की मौत मामले में ऑर्गेनाइजर और मैनेजर पर एफआईआर दर्ज। हेमंत बोले सीआईडी से जांच करवाएंगे, सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के बाद जान गई थी। जी हां दोस्तों, सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत और सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ असम के मोरीगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। वकील रतुल बोरा ने एफआईआर में दोनों पर आरोप लगाया कि जुबिन को इवेंट के बहाने विदेश ले जाया गया, लेकिन असली मकसद उनकी हत्या करना था। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि सरकार जुबिन की मौत की जांच कराएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केवल हिंदुओं को प्रवेश, आधार जांचें और तिलक लगाएं। गरबा में एंट्री पर वीएचपी के नए नियमों पर हुआ बवाल। जी हां दोस्तों, नवरात्रि के ठीक पहले विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के विवादास्पद परामर्श ने महाराष्ट्र में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। वीएचपी ने गरबा आयोजकों को सलाह दी है कि कार्यक्रमों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए और इसके लिए प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड की जांच अनिवार्य हो। साथ ही प्रतिभागियों को तिलक लगाना और पूजा करना भी जरूरी बताया गया है। दरअसल दोस्तों, वीएचपी का दावा है कि गरबा पूजा का रूप है, न कि मनोरंजन, इसलिए गैर हिंदुओं को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन नए इमिग्रेशन कानून के तहत एक भारतीय को निकालेगा, अवैध तरीके से पहुंचा था। डोनाल्ड ट्रंप ने सेना लगाकर इमिग्रेशन रोकने की सलाह दी थी। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन अपने नए इमिग्रेशन कानून और फ्रांस के साथ हुए समझौते के तहत पहली बार एक अवैध भारतीय अप्रवासी को वापस भारत भेजेगा। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह इंसान अगस्त में छोटी बोट से इंग्लिश चैनल पार करके गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन आया था। ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने इसे अवैध प्रवासियों को रोकने का बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने की शुरुआत है। जो लोग गैरकानूनी तरीके से आएंगे उन्हें वापस भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बिहार के 58 जिलों में बारिश का अलर्ट। कासगंज के 24 गांवों में बाढ़। धर्मशाला के धौलाधार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जी हां दोस्तों, लौटता मानसून उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, झारखंड में बारिश करवा रहा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के 33 और बिहार के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कासगंज के 24 गांव बाढ़ की चपेट में है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार की कमला बलान नदी उफान पर है। इससे दरभंगा में घनश्यामपुर के 8 गांव बाढ़ से घिर गए। धर्मशाला के धौलाधार में सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई बोले जज को अपनी शक्ति, विनम्रता, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करनी चाहिए। जज वकील एक रथ के दो पहिए, साथ चलने पर ही न्याय व्यवस्था चलेगी। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस सीजीआई बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि जजों को अपनी शक्ति, विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। सीजीआई दिल्ली में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल CAT 2025 के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन में बोल रहे थे। इसमें देश भर के जजों और ट्रिब्यूनल सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान सीजीआई ने कहा कि हमारे पास अपार शक्ति है, लेकिन इसे सही जगह उपयोग करना जरूरी है। हमारे सामने आने वाले सभी वादियों को विश्वास होता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, इसलिए हमारा निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली नवरात्रि में मीट बैन की मांग हुई तेज। बीजेपी विधायक ने सीएम और फूड चेन को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, जंगपुरा विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा के बाद अब शंखपुर बस्ती से भाजपा विधायक करनेल सिंह ने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। विधायक ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है। करनेल सिंह ने डोमिनोज, मैकडोनाल्ड्स और KFC जैसी बड़ी फूड चेन को भी पत्र लिखकर नवरात्रि के दौरान मांसाहार भोजन पर रोक लगाने की अपील की। भाजपा विधायक का कहना है कि नवरात्रि के पावन दिनों में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मांसाहार की बिक्री और खपत पर रोक लगनी चाहिए। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। त्योहारी सीजन को भुनाने की तैयारी। ओला ने अपनी रणनीति में किया बड़ा बदलाव। टू व्हीलर की होगी फास्ट डिलीवरी। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले देश के प्रमुख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता ओला इलेक्ट्रिक्स ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने डिलीवरी समय को कम करने और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए आक्रामक प्रोडक्शन और स्टॉकिंग प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, कंपनी से जुड़े सूत्रों के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक्स का मुख्य लक्ष्य इस बार ग्राहकों को लंबा इंतजार न करने देना है। त्योहारी सीजन बेहद अहम है और फास्ट डिलीवरी ही इस बार हमारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। डिलीवरी समय को कम करने के लिए ओला ने अपने रिटेल नेटवर्क में स्टॉक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे ग्राहकों को स्कूटर की उपलब्धता तुरंत मिल सके। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे अच्छी कंपनी किसको मानते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री के एडवाइजर बोले विकसित भारत में जुडिशियल सिस्टम बाधा। माय लॉर्ड शब्द अंग्रेजों ने दिया, इसे बदलना चाहिए। कोर्ट में महीनों तक छुट्टी गलत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल EAC के सदस्य संजीव सान्याल ने शनिवार को कहा कि विकसित भारत के लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम सबसे बड़ी बाधा है। कई कानून ऐसे हैं जो समस्या को आसान बनाने की बजाय जटिल बना देते हैं। कोर्ट में माय लॉर्ड जैसे शब्दों से भी आपत्ति है, जो अंग्रेजों के जमाने के हैं। इन्हें बदलना चाहिए। इसके साथ ही सान्याल ने अदालतों में महीनों तक छुट्टी होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका भी राज्य के किसी भी अन्य हिस्से की तरह एक सार्वजनिक सेवा है। क्या आप पुलिस विभाग या अस्पतालों को महीनों तक बंद रख सकते हैं?
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल बोले मोदी ने वोट चुराकर सत्ता हासिल की, हमारे पास पुख्ता सबूत, जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, चुनाव आयोग तो वोट चोरों को बचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उनके पास वोट चोरी के ऐसे सबूत हैं जिन्हें वे जल्द ही सबके सामने लाएंगे। इसके बाद किसी को भी शक नहीं रहेगा कि मोदी ने वोट चोरी कर सत्ता हासिल की है। दरअसल दोस्तों, केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास 100% सबूत हैं, जल्द ही हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे जो पूरी सच्चाई देश के सामने रख देगा। यह मामला ओपन एंड शट है, हम बिना सबूत के कभी कुछ नहीं कहते, इस बार भी हमारे पास पूरे सबूत हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आज सोने में गिरावट, चांदी महंगी हुई, सोना 992 रुपए गिरकर 1,09,775 रुपए पर आया। चांदी 1.28 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हाँ दोस्तों, सोने के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 392 रुपए गिरकर 1,09,775 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसकी कीमत 1,10,167 रुपए थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी की कीमत 900 रुपए बढ़कर 1,28,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जीएसटी 2.0, दाम नहीं घटाए तो दुकानदार पर होगा एक्शन। जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे। 22 सितंबर से लागू होंगे नए दाम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया है। ऐसे में दाम कम हुए या नहीं इसकी भी सख्त निगरानी की जाएगी। सेंट्रल और स्टेट जीएसटी विभाग के फील्ड अफसर बाजार में अचानक निरीक्षण करेंगे। ये उन चीज़ों को खरीदेंगे जिनके दाम घटाने की घोषणा की गई है। यदि पाया गया कि टैक्स कटौती के हिसाब से कीमतें नहीं घटाई गई है तो दुकानदार को मिलने वाला टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब ये कि व्यापारी अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या फिर सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी को अपनी बिक्री पर लगने वाले टैक्स से समायोजित नहीं कर पाएगा, यानी कि उसे टैक्स के रूप में ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, विराट कोहली को पीछे छोड़ा, बनाया बड़ा कीर्तिमान, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के छुड़ाए छक्के। जी हाँ दोस्तों, भारत की स्टार बल्लेबाज ओपनर स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्णायक वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने 3 मैचों की सीरीज में लगातार दूसरा शतक जड़ा। आगामी वर्ल्ड कप से पहले मंधाना शानदार फॉर्म में है। उन्होंने 413 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए वनडे करियर का 13वां शतक जड़ा। मंधाना महिला क्रिकेट वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने के मामले में ज्वाइंट रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। मंधाना ने इस दौरान विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों पर शतक जड़ा था। स्मृति मंधाना ने मात्र 50 गेंदों पर 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से शतक पूरा कर लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भिखारी मुस्लिम पति दे रहा था बीवी को तीसरे निगाह की धमकी, केरल हाईकोर्ट ने लगाई जमकर फटकार। जी हाँ दोस्तों, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी पत्नियों पर भरण पोषण करने में असमर्थ मुस्लिम व्यक्ति के कई विवाह को वह स्वीकार नहीं कर सकता। जस्टिस पीवी कुन्ही कृष्णन ने यह टिप्पणी उस समय की जब पैरीथल मन्ना की निवासी 39 वर्षीय एक महिला ने भीख मांगकर गुजारा करने वाले अपने पति से 10,000 रुपए मानसिक भरण पोषण की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। इससे पहले याचिकाकर्ता ने एक कुटुंब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने उसकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भीख मांगकर गुजारा करने वाले पलक्कड़ के कुंबाड़ी के निवासी उसके 46 वर्षीय पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देशन नहीं दिया जा सकता। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश उनके मंत्री छात्रों अभ्यर्थियों पर लाठी चलवा रहे हैं। दरभंगा में प्रशांत किशोर बोले, जब वोट मांगे जाएंगे तब जनता इनका हिसाब करेगी। जी हाँ दोस्तों, जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज दरभंगा के जाले विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। कुम्भरौली के फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर ने एनडीए नेताओं पर किए गए खुलासे के बारे में कहा कि बिहार की जनता को अलग अलग तरीके से लूटा जा रहा है। हमें जब भी कोई जानकारी मिलती है तो सामने लाते हैं। राजद के लोग तो भ्रष्ट है ही, भाजपा वाले लोग उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट हैं और कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का WHAP प्लांट बनकर हो गया तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी हथियारों का डंका अब विदेश में बजने जा रहा है। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में टाटा कंपनी का इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल विहिप का प्लांट तैयार हो गया है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर मोरक्को जा रहे हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के इस प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। यह भारत का किसी दूसरे देश में पहला हथियारों का प्लांट है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। H1B वीजा वाले वर्कर्स को अमेरिकी कंपनियों ने वापस बुलाया। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन ने कल तक लौटने को कहा। कई भारतीय कर्मचारी प्लेन से उतरे। जी दोस्तों, अमेरिका अब H1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। इस फैसले के बाद अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फाइनेंशियल कंपनी JP मॉर्गन और ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपने विदेशी कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका लौटने की सलाह दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए। इसमें H1B वीजा पर $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए का सालाना सरचार्ज लगाया गया है। ये नए चार्ज 21 सितंबर से लागू होंगे।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमूल ने अपने ग्राहकों को दिया जीएसटी कटौती का फायदा, घटाए 700 प्रोडक्ट के दाम। जी हां दोस्तों, अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग करने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने शनिवार को जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने का फैसला किया। कंपनी ने घी, बटर आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स सहित अपने 700 से अधिक पैकेज्ड प्रोडक्ट्स की खुदरा कीमतों में कटौती की घोषणा की है। नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि कीमतों में यह कटौती मक्खन, घी, यूएचडी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन डेयरी और आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, मूंगफली स्प्रेड, माल्ट आधारित पेय आदि जैसे उत्पादों में किया गया है। अमूल बटर का एमआरपी 62 रुपए से घटाकर 58 रुपए कर दिया गया है, जबकि अमूल घी की कीमत 40 रुपए कम करके 610 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में योगी पर बन रही फिल्म टैक्स फ्री करने की मांग, हिंदू संगठनों ने की सीएम से अपील, मौलाना के फतवे को बताया पब्लिसिटी स्टंट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी को टैक्स फ्री करने की मांग उठी है। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से अपील की है। इस फिल्म में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सन्यासी से मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को दिखाया गया है। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इसका विरोध किया। मौलाना ने कहा कि इस्लाम की नज़र में फिल्म देखना और दिखाना दोनों नाजायज और हराम है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा, इंडियन स्टेट से लड़ाई, बयान पर याचिका, 1 अक्टूबर को दर्ज होंगे बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की कोर्ट ने मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा आलोक वर्मा एमपी एमएलए की कोर्ट ने दर्ज किया है। वकील नृपेंद्र पांडे ने 9 सितंबर को याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ कहा था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह बयान न केवल राष्ट्र विरोधी है, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुनियोजित साजिश है। वकील ने कोर्ट से राहुल गांधी समेत कई शीर्ष कांग्रेस नेताओं को तलब कर देशद्रोह और षड्यंत्र जैसी धाराओं में दंडित करने की मांग की। इस मामले में 1 अक्टूबर को कोर्ट में वकील नृपेंद्र पांडे के बयान दर्ज किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत से मैच से पहले पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी, पाईक्राफ्ट रेफरी रहेंगे, सूर्या ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। एशिया कप में आज मुकाबला। जी हां दोस्तों, एशिया कप में भारत से मुकाबले से पहले शनिवार को पाकिस्तानी टीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। टूर्नामेंट के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंड पाईक्राफ्ट और भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने के विवाद पर सवालों से बचने के लिए ऐसा किया। भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच सुपर 4 का मुकाबला रविवार को होना है। इस मैच में एंडी बाईक्राफ्ट रेफरी ही रहेंगे। मैच से एक दिन पहले शनिवार को भारत की ओर से कप्तान सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। जब उनसे पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि हम सुपर 4 मैचों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसी के साथ मैं प्रकाश वर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।